जादुई सेब का घर। एक समय की बात है, एक गांव में मीनाक्षी नाम की एक लड़की अपनी माँ सरस्वती के साथ रहती थी। सरस्वती के पति का कुछ साल पहले ही देहांत हो जाता है, जिसकी वजह से घर की सारी जिम्मेदारी सरस्वती के कंधों पर आ जाती है। लेकिन सरस्वती भी अक्सर बहुत बीमार रहा करती थी। उसके घुटनों में हमेशा दर्द रहा करता था, जिसकी वजह से वो सही ढंग से चल फिर भी नहीं पाती थी। और ऐसे में घर संभालने की सारी जिम्मेदारी मीनाक्षी के कंधों पर आ जाती है और वो अपना घर चलाने के लिए गांव के मुखिया के बगीचों में काम किया करती थी। ऐसी ही आज भी जब मीनाक्षी अपने काम पर जा रही होती है तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ आप आराम करिए, मैं बगीचे से आते समय आपकी दवाइयाँ लेती आऊंगी। अरे बेटा, क्यों पैसे खर्च कर रही हो, रहने दो, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब दवाइयाँ सिर्फ मुझे थोड़ी देर तक ही आराम दे सकती है। उसके बाद तो मेरी तबीयत फिर से पहले जैसी ही हो जाएगी। लेकिन माँ, दिन भर दर्द से तड़पने से अच्छा है कि कुछ देर दवाई खाकर सुकून से रह लिया जाए। इसलिए आप चिंता मत करिए, मैं आधे समय आपकी दवाइयाँ ले आऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर मीनाक्षी अपने काम पर निकल जाती है। लेकिन कुछ देर आगे चलने के बाद उसे एक झोपड़ी में एक छोटी सी तितली फंसी हुई दिखाई देती है और उसे देखकर मीनाक्षी कहती है, अरे अरे बेचारी इस नन्ही सी तितली के साथ कितना बुरा हुआ, रुको अभी तुम्हारी मदद करती हूँ मैं। और इस तरह मीनाक्षी उस नन्ही सी तितली की मदद करती है और वहाँ से आगे चलने लगती है। और कुछ देर में वो सेबों के बगीचों में पहुंच जाती है। अरे वाह, इस बार तो पेड़ों पर बहुत ही सुंदर सुंदर लाल लाल सेब लगे हैं। लगता है मुखिया जी इस बार मुझसे बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि इस बार उनके बगीचों में इतने सुंदर और इतने सारे सेब जो लगे हैं। मीनाक्षी इतना कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर गाँव का मुखिया आ जाता है और कहता है, अरे मीनाक्षी, सब ठीक चल रहा है ना? मुखिया जी आप खुद ही देख लीजिए कि इस बार सेबों के बगीचों में कितने अच्छे सेब लगे हैं, क्योंकि मैंने इस बार अपनी पूरी मेहनत की है। अरे हाँ, बस बस, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है? अरे ये तो हमारे अच्छे क्वालिटी के बीज और अच्छे खादों की वजह से हुआ है, इसलिए तुझे जितने पैसे मिलते हैं उतने ही मिलेंगे। अरे नहीं, तुझे तो उससे भी कम मिलेंगे, क्योंकि तूने कुछ दिन पहले अपनी माँ की तबीयत की वजह से 2-3 दिन छुट्टी जो कर ली थी, तो उसके भी तो पैसे कटेंगे। नहीं नहीं मुखिया जी, ऐसा मत करिए, मुझे अपनी माँ के लिए दवा लेनी है, कृपया करके मेरे पैसे मत काटिए। अरे मैं क्या तुझसे अपनी रिश्तेदारी निभाने आया हूँ, इसलिए चुपचाप तेरे जितने पैसे बन रहे हैं उतना पकड़। इतना कहकर मुखिया सबका हिसाब करने लगता है, लेकिन वो मीनाक्षी को उसकी कड़ी मेहनत के बदले भी कम पैसे ही देता है और उल्टा उसकी छुट्टी के सारे पैसे भी काट लेता है, जिसकी वजह से मीनाक्षी कहती है, हे भगवान, भला इतने कम पैसों में मैं अपनी माँ की दवाइयाँ कैसे ला पाऊंगी? इतने में या तो घर चल सकता है या माँ की फिर दवाइयाँ आ सकती है, और मुझे तो अभी 2 महीने का किराया भी देना है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? और इस तरह बेचारी मीनाक्षी पूरे रास्ते सोचते सोचते घर आती है और उसे घर आते आते शाम हो जाती है। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी माँ कपड़ों की गठरी के साथ बाहर खड़ी होती है। अरे माँ, आप ऐसे बाहर क्यों खड़ी हो? और ये कपड़े लेकर आप कहाँ जा रही हो? सब कुछ खत्म हो गया मीनाक्षी बेटा, आज हमसे हमारा सब कुछ छिन गया, अब हम कहाँ जाएंगे? अपनी माँ की दुख भरी बातें सुनकर मीनाक्षी अपनी माँ को गले लगा लेती है, क्योंकि उसे सब कुछ समझ आ जाता है कि घर का किराया ना देने की वजह से आज उनसे उनका घर भी छिन जाता है। लेकिन मीनाक्षी फिर भी अपनी माँ को समझाते हुए कहती है, माँ आप चिंता मत करिए, हम लोगों की जिंदगी में भले ही कितनी भी दुख आ जाए, लेकिन हम लोग कभी हार नहीं मानेंगे। और क्या हुआ अगर हमसे ये घर छिन गया तो? अरे भगवान ने चाहा तो हम अपने लिए दोबारा से एक घर बना लेंगे, लेकिन फिलहाल हम अभी मामी जी के घर चलते हैं, चलिए। और इस तरह मीनाक्षी अपने थोड़े बहुत पैसे और कुछ सामानों के साथ अपनी मामी के घर जाने लगती है। तभी रास्ते में वो बस से जा रही होती है। अरे भैया, मेरी माँ के पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज आप माँ को बैठने के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिए। अरे क्यों नहीं, हम लोग बंदर की तरह खड़े हो जाते हैं, तुम लोग आकर बैठ जाओ। अरे भैया, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो फिर क्या कहूँ, हम तुम्हें क्या पागल दिखाई दे रहे हैं जो हम अपनी सीट छोड़कर उठ जाएंगे?
मीनाक्षी उस आदमी की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वो माँ बेटी फिर भी हिम्मत करके जैसे तैसे अपनी मामी के घर पहुँच जाती है, जहाँ उसकी मामी अंजना कहती है, अरे भाभी मीनाक्षी, तुम लोग यहाँ अचानक से? मामी, इस समय हमें आपसे थोड़ी मदद चाहिए। इतना कहकर मीनाक्षी अपनी मामी को अपने साथ घटी सारी बातें बताती है, जिसके बाद उसकी मामी कहती है, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ मीनाक्षी, लेकिन दीदी मैं अब यहाँ ज्यादा दिन के लिए नहीं हूँ, क्योंकि आपको तो पता है ना कि आपके भाई 2 दिन बाद मुझे लेकर बैंकॉक जा रहे हैं, क्योंकि अब उनका ट्रांसफर वहीं हो गया है। कोई बात नहीं मामी, आप चिंता मत करिए, हम लोग 2 दिन बाद यहाँ से चले जाएंगे। इतना कहकर मीनाक्षी 2 दिन के लिए अपनी मामी के यहाँ रुक जाती है, लेकिन उसे मन ही मन बहुत चिंता हो रही होती है कि वो अपनी बीमार माँ के साथ 2 दिन बाद कहाँ जाएगी, क्योंकि उनके सारे पैसे तो गांव से शहर आने में लग जाते हैं। और ऐसे ही सोचते सोचते 2 दिन बीत जाते हैं और मीनाक्षी कहती है, ठीक है मामी जी, अब हम लोग चलते हैं, आप और मामा आराम से जाइएगा। लेकिन मीनाक्षी, तुम अपनी माँ को लेकर ऐसे अनजान शहर में कहाँ जाओगी? मैंने तुम्हारे मामा जी से बात की है, वो कोई न कोई इंतजाम जरूर कर देंगे। आप उसकी चिंता मत करिए मामी जी, मैं अपनी माँ को लेकर कहीं न कहीं रहने का इंतजाम कर ही लूंगी, क्योंकि हम आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहते। आप लोगों ने हमें 2 दिन तक अपने घर में रहने दिया, हमारे लिए यही बहुत है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। इतना कहकर मीनाक्षी अपनी माँ को लेकर बाहर निकल पड़ती है और वो लोग सड़क पर बस इधर उधर भटकने लगते हैं कि तभी रास्ते में एक मंदिर के पास भंडारा चल रहा होता है, जहाँ वो दोनों माँ बेटी बैठकर पेट भर खाना खाती है और वहाँ से आगे चलने लगती है। और चलते चलते वो लोग शहर के खाली जगह पर आकर रुक जाती है, जहाँ दूर दूर तक कोई बसेरा नहीं था और ऐसे में रात भी हो जाती है। इसलिए वो लोग वहीं पर रुककर कहते हैं, मीनाक्षी देखो, यहाँ पर दूर दूर तक कोई बसेरा नहीं है, चलो हम लोग यहीं पर अपनी रात गुजार लेते हैं। इतना कहकर दोनों बेबस माँ बेटी उसी खाली जगह पर बैठ जाती है और चांद की तरफ देखने लगती है कि उसी समय मीनाक्षी के हाथ पर एक छोटी सी गुलाबी कलर की तितली जैसी एक परी आकर बैठ जाती है और उसे देखकर मीनाक्षी कहती है, अरे वाह, ये तो एक नन्ही सी परी है। कैसी हो मीनाक्षी? लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ और मैं लोगों को मन को भी पढ़ सकती हूँ, इसलिए मुझे ये भी पता है कि इस समय तुम बहुत ही ज्यादा तकलीफों से गुजर रही हो, इसलिए तो मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी मदद किस तरह करूँ? हाँ, तुम्हारे थैले में जो ये सेब है ना, इसे बाहर निकालो। इतना कहकर वो परी अपनी जादुई छड़ी से उस एक सेब को एक बड़े सेब के घर में बदल देती है, जिसके बाहर एक बहुत ही सुंदर सा दरवाजा और खिड़की आ जाती है और उस सेब के घर में उनकी जरूरत की सारी चीज भी मौजूद होती है। सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नन्ही परी, आज तुमने हम बेसहारा माँ बेटी को रहने के लिए एक सहारा दे दिया है। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे इसमें एहसान कैसा? तुम्हें पता है मैं तुम्हारी इतनी मदद क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं वही तितली हूँ जिसे तुमने कुछ समय पहले झाड़ियों से बाहर निकाला था और आज उसी मदद के बदले मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। और तुम्हें पता है ये जादुई सेब घर तुम्हारी सारी इच्छाओं को भी पूरी करेगा, फिर तुम्हें किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो नन्ही परी वहाँ से उड़ जाती है और मीनाक्षी और उसकी माँ अपने जादुई सेब घर को बड़े ही प्यार से निहार रहे होते हैं, क्योंकि अब उनके दिन पूरी तरह से बदलने वाले थे और उनकी जिंदगी से दुखों का अंत होने वाला था। इसलिए वो दोनों माँ बेटी बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी अपने जादुई सेब घर के अंदर जाते हैं और अपनी जिंदगी सुकून से गुजारने लगते हैं।